और कुछ इंसेक्ट भी लगते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करें, उसके लिए अपने पास प्रोडक्ट है सोइल सेवियर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोमल शरीर वाले जो जितने भी चूसने वाले कीट हैं उन पे बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक है, अब जमीन में कौन कौन से कीड़े लगते हैं? जमीन में मेनली अगर बात करें तो तीन जो कीड़ों का है वो बहुत बड़ा अटैक होता है जिससे किसान परेशान रहता है। एक होता है नेमेटोड, दूसरा होता है दीमक, और तीसरा होता है सफेद ग्रह। तो जमीन में रहने वाले कीड़े हैं और जड़ों पे सीधा इफेक्ट डालते हैं, जड़ों को काटने का काम, जड़ों से भोजन जाने का रोकने का काम, और जड़ों का विकास नहीं होने देने का काम ये तीनों करते हैं। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए भी सोइल सेवियर का उपयोग किया जाता है, लेकिन सोइल सेवियर का उपयोग इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जमीन में जड़ों में दिया जाएगा। ठीक है, जो इंसेक्ट चूसने वाले कीड़े हैं वो पत्तों पे, पौधे के ऊपर पत्तियों पे लगते हैं, तो उसका पत्तियों पे स्प्रे किया जाता है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के दोनों जगह उपयोग हो रहे हैं। तीसरा, फंगस होती है, जड़ें सड़ने लग जाती है फंगस के कारण से। वातावरण में अधिकतर नमी रहती है, तो ज्यादा उसमें पानी लग जाता है तो फंगस डेवलप हो जाती है, या फोस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फंगस डेवलप हो जाती है। उस फंगस के कारण से पौधे की जड़ें पीली होके और सड़ने लग जाती हैं। तो पौधे की जड़ें सड़ेंगी तो उसका भोजन नहीं जा पाएगा। और तो इस सड़न को भी अगर अपन जमीन में इसको डालते हैं, पानी में घोल के जड़ों में डालते हैं, तो उस जो फंगस को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो मिट्टी में पीएच, ईसी और पीएच होता है उसको भी बैलेंस करता है, नियंत्रण करता है। पीएच को और ईसी को नहीं बढ़ने देता है न कम होने देता है, एक बैलेंस उसमें रखता है ताकि पोषक तत्वों का अपटेक आसानी से होता रहे। ठीक है, इसके अलावा जैविक कार्बन बढ़ाता है, पौधे मिट्टी में जल धारण क्षमता को सुधार करता है। इसके अलावा जो वो होता है ओवरऑल जो ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो उसकी भी पौधे में ये पूर्ति करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एसिटिक एसिड होता है, टेनिन होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, इथेनॉल होता है, एजाडिक्टिन होता है। ये सारे जैसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, और कुछ पैथोजेंस को नियंत्रित करता है, कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कुछ जो एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, रूट स्टिमुलेटर होता है, उनको प्रेरक के काम करता है, कुछ कीड़ों के वृद्धि को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसका मेथड कैसे इसको उपयोग में लिया जाता है, सोइल ड्रेंचिंग से। ड्रेंचिंग का मतलब मैंने कई बार बताया है, इसका घोल बना लेते हैं, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसको घोल बना लेते हैं। जैसे 200 लीटर पानी में 1 लीटर को मिला लेंगे, और एक एक पौधे में डिस्पोजल, जैसे चाय में डिस्पोजल जितना होता है उसको पौधे की जड़ों में डाल देते हैं, उसको ड्रेंचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, या ड्रिप के थ्रू उसको 100 लीटर पानी में घोल के और उसको ड्रिप के थ्रू उस एरिया में चढ़ा देते हैं, या खुला पानी जो चल रहा है उसमें भी घोल के पानी के साथ जड़ों में उसको भेज देते हैं। इसके अलावा आपका जो एक मेथड होता है स्प्रे। अब कई लोग स्प्रे को नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने एक फोटो दी है स्प्रे कैसे करते हैं फसल पे। इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं कि पीछे टंकी से 15 लीटर की टंकी में डाल के मिला के स्प्रे कर। छोटी फसल में 15 लीटर में 30 ml डाला जाएगा। बड़ी फसल जो 15 से 20 दिन या इससे ऊपर वाली फसल है, इसमें इसको 50 ml डाल के 15 लीटर पानी में 50 ml डाल के स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, अब जो डोज है
वो शुरुआती फसल में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो या उससे बचाने के लिए 1 लीटर प्रति एकड़ इसको काम में लेना चाहिए, जहां जिस जगह बीमारियां आती हैं। और ऑलरेडी बीमारियां आ गई, या जो जमीन से आने वाली बीमारियों का अटैक है, जैसे नेमेटोड है, दीमक है, या व्हाइट ग्रब जिसको सफेद लट बोलते हैं उसका है, तो 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसको जड़ों में उपयोग करना चाहिए। और ज्यादा अटैक है तो 10 से 12 दिन के बाद इसको वापस रिपीट करना चाहिए। ठीक है। अब ये कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करता है, ठीक है। इसका आप अभी धान का काफी एरिया में सीजन चल रहा है, तो ये धान में बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके अलावा सीट ब्लाइट और एक ब्लास्ट डिजीज, 3 बड़ी बीमारियां आती हैं पैडी में, धान में, राइस में। इन तीनों बीमारियों के को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसका कंटिन्यूअस शुरुआती दौर से स्प्रे करेंगे तो ये तीनों बीमारियां आएंगी नहीं, और आने के बाद अगर आपने स्प्रे किया तो उसके बाद में ये कंट्रोल हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। अभी जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट में पत्तियां ऐसे झुलसी हुई दिखाई देती हैं, मैंने फोटो दिया है आपको, इसको देख के भी पत्तियां ऐसे पीली पड़ के सूखने लग जाती हैं, ठीक है। किनारी उसकी जलने लग जाती है, तो इसको देख के भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। सीट ब्लाइट में भी पत्तियों की जगह जो नीचे से तने हैं उनमें कुछ स्पॉट हो जाते हैं, घाव टाइप में हो जाते हैं, और उसके कारण से पौधा सूखने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरी जो बीमारी है ब्लास्ट डिजीज, उसमें पत्तियों के ऊपर की पत्तियां स्पॉट होके सूखने लग जाती हैं, और ऐसे लग जाता है जैसे इसमें कोई हीरे के आकार के घाव बन गए हो, और काफी पत्तियां सूखने के बाद में ऐसे लग जाता है जैसे ब्लास्ट टाइप आ गया हो, कि इसमें आग लग गई हो, ऐसा कुछ ऊपर से इनकी पत्तियों को जला दिया गया हो, तो ऐसे पूरा खेत दिखने लग जाता है। तो ये डिजीज काफी नुकसान कर जाती है। ये तीनों बीमारियां धान की पैदावार को बढ़ा देती हैं। तो ये अपना जो प्रोडक्ट है वो इस तीनों बीमारियों को कंट्रोल करने में भी उपयोग में आता है, ठीक है, दिया जाता है उपयोग में। इसके अलावा पर्पल ब्लॉच, प्याज की जो बीमारी है, इसके कारण से पत्तियां खराब हो जाती हैं, उसमें भी जो गांठ है उसमें भी ये फंगस डेवलप हो जाती है, और वो गांठ भी खराब हो जाती है। जो कंद है प्याज का वो भी खराब हो जाता है, पत्तियां खराब होने से उसका कंद की साइज बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस प्रोडक्ट को काम में लिया जाता है। इसके अलावा नींबू प्रजाति में सिट्रस कैंकर है, या सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, ये दोनों बीमारियां नींबू प्रजाति में आती हैं, उनको भी ये प्रोडक्ट कंट्रोल करता है, ठीक है, उनसे भी इसका बचाव करता है। इसके अलावा तीसरी जो है कॉटन में बॉलवर्म, ये सबसे बड़ा दिक्कत होती है। कपास का जो एरिया है वो धीरे धीरे इसी कीड़े के वजह से घटने लग गया। लोग कपास लगाना बंद कर दिया, क्योंकि ये कीड़ा उसकी गांठ जो बॉल होती है उसमें एंटर कर जाता है। एक्चुअली मैंने इसका लाइफ साइकिल भी आपको बताई है। ये एडल्ट होता है, तितली रूप में होता है, ये अंडे देता है, अंडे से 3 से 5 दिन में एक छोटा सा वो निकलता है, और लार्वा जो अवस्था होती है छोटा सा कीड़े, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। दोनों अवस्थाएं सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और ये धीरे 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 इसके अंदर चला जाता है, अंदर खाता रहता है, और फिर प्यूपा बन जाता है, और यहाँ से जब खाना बंद हो देता है, ये 17 से 35 दिन की अवस्था में पौधे को का अटैक करता रहता है, मतलब नुकसान करता रहता है। और प्यूपा की जो एज है वो 6 से 10 दिन की होती है, इसमें इतना नुकसान नहीं करता जितना लार्वा एग से निकलने के बाद लार्वे की अवस्था में ये करता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान करता है, ठीक है। तो इसके कंट्रोल के लिए भी ये सोइल सीवियर यूज में आता है। इसके अलावा कॉटन में व्हाइट फ्लाई होती है, व्हाइट फ्लाई में भी ये मक्खी होती है,
ये अंडे देती है, इस तरह से अंडे दिखते हैं। ये अंडों से लार्वे निकलते हैं, लार्वे से प्यूपा बनता है। तो ये लार्वा और प्यूपा और ये जो है व्हाइट फ्लाई, ये तीनों ही इसका रस चूसती हैं, और रस चूसने से पत्तियां पीली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है और वायरल बीमारियां को बढ़ावा दे देती है। ठीक है। इसके अलावा एफिड, जो कपास में एफिड भी लगता है, ये इस तरह का आपने देखा होगा, एफिड जिसको चेपा बोलते हैं, वो होता है। वो ऊपर की कोमल ग्रोथ पे लग जाता है, उसका रस चूस लेता है और उसको सिकुड़ा देता है, तो ताकि ग्रोथ बंद हो जाती है और फ्लावरिंग नहीं आती है। इस कारण से भी कपास की उपज घट जाती है। इसमें भी ये, इसको भी सोइल सेवियर कंट्रोल करता है। इसके अलावा प्याज में जो थ्रिप्स लगता है, प्याज की पत्तियों के बीच में देखो इस तरह से ये बैठा रहता है, इस तरह का ये एडल्ट रूप है इसका, ये बैठा रहता है और वहां का रस चूसता है, प्याज की पत्तियों को सुखा देता है, जिससे प्याज की साइज बनना कम हो जाता है और छोटी साइज रह जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसका स्प्रे से ये थ्रिप्स भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई, बहुत से लोगों को क्यूरी भी आई मेरे पास, जिनके अमरूद के बाग हैं या जिन्होंने घर पे एक तो पौधे लगा रखे हैं, वो बताते हैं कि प्याज को, वो अमरूद को जब काट के वो देखते हैं तो अंदर कीड़े निकलते हैं। उसका कारण ये होता है, ये फल मक्खी जब छोटा फूल आता है उस समय फल मक्खी आके बैठती है और अंडे दे देती है। अंडे से उसमें लार्वा निकलते हैं, लार्वा इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और अंदर वो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खाते रहते हैं, और बहुत सारा उसमें अंडों से वो निकल जाता है और ये छेद करके अंदर हो जाते हैं। तो ये क्वालिटी, इसकी फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब कर देते हैं। तो इस सोइल सेवियर इसके बचाव के लिए भी अगर इसका स्प्रे करते हैं तो फ्रूट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। जो कीड़े पड़ते हैं लोग, इसके अलावा आलू में ये जो है पानी के साथ अगर इसको जड़ों में दिया जाता है तो ब्लैक स्क्वार्फ एक डिजीज आती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, जो फंगस के कारण से होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। ऐसे ही जीरे में, जीरा बहुत नाजुक फसल होती है, जीरे में भी फ्यूजेरियम विल्ट होता है, बीमारी आती है फंगस के कारण से, जिसका काजल और मेन काज जो है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कॉफी में कई जगह कॉफी का जो स्टेम बोरर होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा सरसों में पाउडरी मिल्ड्यू आता है, जो सफेद धब्बे हो जाते हैं, पाउडर सा दिखता है आपके सरसों में आता है, गुलाब में आता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा जो जनरली एफिड होते हैं, मैंने जैसे कॉटन का एफिड दिखाया था, वैसे ही जो हर फसल में एफिड लगता है, रस जो कोमल ऊपर की टोप होती है उसका रस चूसने के लिए, ये चेपा जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा फरवरी मार्च में काफी, जब इसका एडल्ट रूप होता है ब्लैक हो जाता है, वो उड़ता रहता है और आंखों में गिरता है, तो उसका जो छोटा अंडे से निम्फ जो निकलता है और उसके एडल्ट और जो फोम होती है वो रस चूसने का काम करती है और रस चूसती है और उसके ग्रोथ को सिकुड़ा देती है, जिससे वायरल डिजीज आ जाती है और उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी सोइल सेवियर अच्छी भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके अलावा टमाटर में अर्ली ब्लाइट आती है, उसमें पत्ते झुलस जाते हैं, ब्लैक स्पॉट, तने पे ब्लैक स्पॉट, उसकी जो तने की छाल होती है वो फंगस के कारण खत्म हो जाती है, पत्तियों पे धब्बे हो जाते हैं, पत्तियां जल जाती हैं। तो इसका स्प्रे करने से ये अर्ली ब्लाइट भी टमाटर में कंट्रोल रहती है। ठीक है। इसके अलावा कैबेज जो है, पत्ता गोभी है, उसमें कैबेज वार्म जो होता है, कीड़ा होता है, उसके इस तरह के अंडे होते हैं, ये अंडे से ये लार्वा, जो लार्वा की जो स्टेज होती है वो निकलती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। उसको भी कंट्रोल करने में अच्छा रोल अदा करता है। और इसके अलावा स्पेस वाइन जो है, वाइन बोरर है, उसको भी ये कंट्रोल, ये जो है आपका
कुकुरबिटेसी मतलब कद्दू का वर्गीय जो फसल है, बेल वाली, जिसको लौकी है, तुरई है, आपका खीरा है, जो बेल वाली फसलें हैं, इनमें इसका एडल्ट मोथ जो है वो इस तरह का होता है। ये इस तरह के अंडे देता है और इसमें से ये लार्वा निकलता है और जो काफी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये इसके अंदर काफी नुकसान पहुंचाता है और काफी फसल को, पूरी बेल को सुखा देता है, जिससे उपज घट जाती है और किसान को नुकसान हो जाता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ माइनर। जो एक लीफ माइनर प्रोडक्ट इंसेक्ट है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है पत्तियों में। मैंने इसकी लाइफ साइकिल भी आपको दिखाया है। एडल्ट रूप ये होता है, अंडे देता है, अंडे से ये लार्वा निकलता है, जो लार्वा पत्ती के अंदर एक झिल्ली के अंदर प्रवेश हो जाता है और उस अंदर ही अंदर जो पर्णरहित होता है, हरापन जो जिसमें होता है, उसको खाता रहता है। आपने पत्तियों पे देखा होगा, ये टेढ़े मेढ़े लाइन बनी हुई रहती है, वो सांप की तरह चलते हुए, तो वो केवल लीफ माइनर के कारण से होता है। और इससे ये पत्ती पे ये दिख रहा है, ये जो पीला पीला सा है, ये इसकी प्यूपा स्टेज होती है। ठीक है, ये खा पी के ऐसा प्यूपा स्टेज में चला जाता है। ठीक है, ये पत्तियों से पर्णरित खा जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और एनर्जी उसकी घट जाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी लीफ माइनर का उपयोग किया जाता है और अच्छा कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉर्न है, रस्ट ऑफ कॉर्न, जो रोली है, जिसको इस समय बाजरे की फसल बहुत सारी जगह है, बहुत से खेतों में जो लेट वाला बाजरा है लगाया गया है, उसमें ये रस्ट इस समय दिख रही है। और मक्का में भी ये रस्ट आती है, पत्तियां ऐसे रोली की तरह धब्बे हो जाते हैं, बाजरे पत्तियां सूख जाती हैं, जिससे प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसको भी सोइल सेवियर कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा मिलीबग, बहुत सारे पौधों पे ये सफेद रोए वाले जीव कीट होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी दबाओगे तो ब्लड निकल जाता है इसमें, तो इसको भी ये पौधे के कोमल भाग पे चिपक जाते हैं और उसका रस चूस लेते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग नहीं आती और प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसको भी कंट्रोल करता है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एक फोटो आपको लास्ट में शेयर करूंगा, अपने जो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज, ऑर्गेनिक फूड और सोइल कम लेने की वजह से ये 51 से 52 दिन में उसमें जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहले वाली सीजन में जो धान लगी थी, उसमें ये फ्लावरिंग आ गई थी, जबकि इसके पड़ोस वाले खेतों में फ्लावरिंग नहीं आई थी, उसके 15 दिन बाद में आई है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है अपने प्रोडक्ट का। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तीनों प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो गया होगा, जानते होंगे और आपने नोट भी किया होगा किस तरह से इसको आगे काम में लेना है। ठीक है, तो ये सारा समझ में भी आया होगा। ठीक है, अभी आप लोगों का कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे वो कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं आपका अगर कोई क्यूरी है तो बता सकता हूँ।